वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। एक बार फिर से राजीव गांधी मेमोरियल टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज की तरफ से हो रही ऑनलाइन वीडियो क्लास में आपका स्वागत है। जैसे कि आप सबको पता है कि पिछले वीडियो से हमने फर्स्ट यूनिट स्टार्ट किया है। फर्स्ट यूनिट के बारे में पिछले वीडियो में मैंने आपको मीनिंग और ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रिसर्च बताया था। आप अपने सिलेबस में देखेंगे कि इसके तुरंत ही बाद एरिया ऑफ रिसर्च है। इसके बाद हमें पढ़ना है एरिया ऑफ रिसर्च क्या होता है। तो चलिए आज हम बात करते हैं एरियाज़ ऑफ रिसर्च की, यानी कि हमारे रिसर्च के क्या क्या क्षेत्र हो सकते हैं, क्या स्कोप हो सकता है। अगर हमें एजुकेशन में रिसर्च करना हो तो हम कहाँ कहाँ पे एजुकेशन में रिसर्च कर सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहला एरिया जो हम अपने रिसर्च के लिए एजुकेशन में से ले सकते हैं वो है एजुकेशनल फ़िलॉसफ़ी। एजुकेशनल फ़िलॉसफ़ी एक ऐसा एरिया है जिसमें आप कई विषयों पर, कई बिंदुओं पर रिसर्च कर सकते हो। इसमें शिक्षा का स्वरूप आता है, शिक्षा की आवश्यकताएं आती हैं, शिक्षा की क्या विचारधाराएं हैं वो आती हैं, शिक्षा किन प्रयोजनों को प्राप्त करने के लिए दी जाती है, इन सब के बारे में डिस्कशन होता है। तो एजुकेशनल फ़िलॉसफ़ी एक ऐसा एरिया है जिस पे कि एजुकेशनल रिसर्च की जा सकती है। दूसरा एरिया इसका है एजुकेशनल सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी यानी कि शैक्षिक समाजशास्त्र। समाजशास्त्र इसलिए क्योंकि इसमें शिक्षा से संबंधित समाज का स्वरूप कैसा होना चाहिए, इन सब विषयों पर शोध की जा सकती है। तो कहने का मतलब ये है कि एजुकेशनल सोशियोलॉजी एक ऐसा एरिया है जिस पे एजुकेशनल रिसर्च की जा सकती है। तीसरा जो एरिया हमारे एजुकेशनल रिसर्च के एरिया में आता है वो है एजुकेशनल साइकोलॉजी, यानी कि शिक्षा मनोविज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान एक ऐसा एरिया है जिस पर रिसर्च करना बहुत ही प्रभावशाली रहता है, बहुत ही इफ़ेक्टिव रहता है। वो इसलिए क्योंकि इसमें एक बच्चे की योग्यता, शिक्षण कला की विधियाँ, इन सब चीज़ों के बारे में व्याख्यान होते हैं और इन सब चीज़ों में ही रिसर्च की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, रिसर्च की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। इसीलिए शिक्षा मनोविज्ञान यानी कि एजुकेशनल साइकोलॉजी एक ऐसा एरिया है जिस पर आप एजुकेशनल रिसर्च कर सकते हैं। इसके बाद जो एरिया हमारे लिए रिसर्च के लिए होता है वो है हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, यानी कि शिक्षा का इतिहास। शिक्षा का इतिहास ये एक ऐसा एरिया है, एक ऐसा क्षेत्र है जिस पे आप इजीली एजुकेशनल रिसर्च कर सकते हैं, शैक्षिक अनुसंधान कर सकते हैं, क्योंकि इसमें पर्टिकुलरली ये बताया जाता है कि विद्यालयों का उदय कब हुआ, कैसे हुआ, आधुनिक काल की शिक्षा कैसी है या किस प्रकार की होनी चाहिए, या शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करने वाले प्रभावशाली व्यक्ति कौन थे, उनके क्या विचार थे, आज वर्तमान शिक्षा देश की संस्कृति में अनुकूल है या नहीं है, इन सब की विवेचना हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में होती है। तो हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एक ऐसा एरिया है जो कि एजुकेशनल रिसर्च के लिए, शैक्षिक अनुसंधान के लिए बहुत ही बढ़िया और बहुत ही अच्छा क्षेत्र है। इसके बाद हम क्षेत्रों में जो आता है वो है एजुकेशनल प्रॉब्लम्स, यानी कि शैक्षिक समस्याएं। शैक्षिक समस्याएं हमारे देश के वर्तमान में जो भी शैक्षिक समस्याएं आती हैं या जो एजुकेशनल प्रॉब्लम्स आती है, चाहे वो प्रारंभिक, माध्यमिक या विश्वविद्यालय स्तर की समस्या हो या और भी ऐसी कई समस्याएं हैं जो कि हम इस एरिया में जिस पे हम रिसर्च कर सकते हैं। हर कई तरह के स्तर हैं हमारी शिक्षा में, उससे संबंधित हम रिसर्च कर सकते हैं। इसमें बहुत सारी भाषाएं हैं, हमारी मदर टंग क्या होनी चाहिए, हमारी शिक्षा किस माध्यम के द्वारा दी जानी चाहिए, इस तरह से बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जिस पे एजुकेशनल रिसर्च की जा सकती है। इसमें पाठ्यक्रम भी आ जाएगा और इसमें बहुत सारी ऐसे शैक्षिक समस्याओं का मूल भी आप निकाल सकते हैं जिस पे रिसर्च की ज़रूरत है और जिस पे रिसर्च किया जा सकता है। तो ये एक बेसिकली बहुत ही महत्वपूर्ण एरिया है रिसर्च करने के लिए। उसके बाद जो रिसर्च का क्षेत्र या रिसर्च का एरिया होता है वो है कॉम्पिटिटिव एजुकेशन। कॉम्पिटिटिव एजुकेशन एक ऐसा एरिया है जिस पे आप बहुत अच्छे तरीके से रिसर्च कर सकते हैं, क्योंकि इसमें शिक्षा की प्रणालियों का स्वरूप व्याख्यान किया जाता है। और कॉम्पिटिटिव एजुकेशन इसलिए भी इसमें रिसर्च की जा सकती है क्योंकि इसमें हम
कंपेयर करते हैं, विभिन्न देशों की शिक्षा प्रणालियों का अपने देश की शिक्षा प्रणाली से कंपेयर करते हैं, अपने देश की शिक्षा प्रणाली की तुलना बाकी देशों की शिक्षा प्रणाली से करते हैं। तो ये एक तुलनात्मक अध्ययन होता है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है आज के समय में। आज के समय में इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट इतना ज़्यादा हो गया है कि हम हमेशा ये चाहते हैं कि हम एक कॉम्परेटिव एनालिसिस ज़रूर करें कि हमारे शिक्षा प्रणाली कैसी है और बाकी की शिक्षा प्रणाली में क्या समानताएं हैं, क्या विभिन्नताएं हैं, और पारस्परिक दोनों में किस तरह की शिक्षा प्रणाली हमारे देश के लिए बहुत बेहतर है, हमारे देश के लिए बहुत अच्छी है। इसके बाद अगर हम शैक्षिक क्षेत्रों की या जहाँ पे रिसर्च की जा सकती है उसके बारे में बात करें तो एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन एक बहुत अच्छा एरिया है, एक बहुत अच्छा क्षेत्र है जहाँ पे शैक्षिक अनुसंधान यानी कि एजुकेशनल रिसर्च की जा सकती है। इसमें विद्यालयों के प्रकार होते हैं, विश्वविद्यालयों के प्रकार होते हैं कि विश्वविद्यालय कब कहाँ कैसे खोलना चाहिए, इससे संबंधित क्या समस्याएं होती हैं और इससे संबंधित कैसी कैसी समस्याओं को हम फेस करते हैं, इसका जो नियंत्रण है वो कैसा होता है, किसके हाथों में होता है। इसके अलावा जो विश्वविद्यालय होते हैं उनकी जो प्रशासन व्यवस्था है वो कैसी होती है। तो ये सब भी एक ऐसा एरिया है जिस पे एजुकेशनल रिसर्च की जा सकती है और इस पे भी हम बहुत अच्छे तरीके से अनुसंधान कर सकते हैं कि हमारे विद्यालय विश्वविद्यालय ये कैसे होने चाहिए और अध्यापक के बीच में, अभिभावक के बीच में, छात्रों के बीच में पारस्परिक संबंध कैसे होने चाहिए और शैक्षिक अवसरों की समानता और शैक्षिक स्वतंत्रता की रक्षा किस प्रकार की जानी चाहिए। तो इस तरह के बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिसको आप एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन में यानी कि शैक्षिक प्रशासन में इस एरिया में भी आप रिसर्च कर सकते हैं और इस एरिया में बहुत ही अच्छी रिसर्च की जा सकती है। इसके बाद जो क्षेत्र है, इसके बाद जो एजुकेशनल रिसर्च जिसमें की जा सकती है ऐसा एरिया है टीचिंग मेथड्स। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि टीचिंग मेथड ही एक ऐसा तरीका है जिसके द्वारा आप अध्यापन के सिद्धांतों का परिचय देते हैं। आप जो पढ़ा रहे हैं वो बच्चे कितना समझ रहे हैं, किस हद तक समझ रहे हैं और आप जो पढ़ाते हैं उसका क्या इम्पैक्ट जाता है। ये बहुत बड़ी शोध का विषय है, ये बहुत बड़ा एरिया है, बहुत बड़ा क्षेत्र है जिस पे एजुकेशनल रिसर्च की जा सकती है। इसमें बहुत सारे घटक होते हैं, विभिन्न घटक होते हैं जिसके द्वारा कैसे पढ़ाना है और किस विधि का उपयोग हो, कौन सी विधि ज़्यादा बच्चों के लिए अच्छी है, पाठ्य पुस्तक किस प्रकार की होनी चाहिए, किस प्रकार के पठन पाठन करने से शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति की जा सकती है। तो टीचिंग मेथड्स यानी कि शिक्षण विधियाँ एक ऐसा एरिया है जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट एरिया है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिस पे कि एजुकेशनल रिसर्च यानी कि शैक्षिक अनुसंधान किए जा सकते हैं। इसके अलावा भी कुछ ब्रांचेस होती हैं जिस पे आप एजुकेशनल रिसर्च यानी कि शैक्षिक अनुसंधान कर सकते हो और उन ब्रांचेस में एजुकेशनल टेक्नोलॉजी भी आता है। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी की जब हम बात करें तो आपको पता है कि अभी जो है वो ICT का ज़माना है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का ज़माना है। इस इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया जो है वो बहुत प्रभावशाली होती है। टीचिंग लर्निंग एक्सपीरियंसेस बहुत इम्पॉर्टेंट है और टीचिंग लर्निंग जो है वो आपको पता है कि ICT के द्वारा आजकल बहुत ज़्यादा प्रचलित है। तो ये एक ऐसा एरिया है जिस पे हम बहुत ही अच्छे तरीके से एजुकेशनल रिसर्च यानी कि शैक्षिक अनुसंधान कर सकते हैं। तो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी एक ऐसा एरिया है जिससे कि शिक्षण के अधिगम की प्रक्रिया को व्यक्तिगत तरीके से किस किस प्रकार से समझा जाए, इसके अनुदेशन का क्या स्वरूप होना चाहिए, इसके अलावा मूल्यांकन की प्रक्रिया कैसी होनी चाहिए, अगर आपको कंप्यूटर से मूल्यांकन करना है तो उसकी प्रक्रिया कैसी होनी चाहिए और इसमें किस तरह के नए और कुशल तरीके और कितनी कुशलता के साथ इसका विकास किया जाना चाहिए और किस प्रकार नए नए तरीके ढूंढ करके शिक्षा को और ज़्यादा सुविधाजनक बनाया जाए और ज़्यादा लोगों तक पहुंचने में उसको कुशल बनाया जाए। इस एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के द्वारा इस एरिया में आप रिसर्च करके आप इसके जो भी रिसर्च के रिज़ल्ट हैं वो निकाल सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि एजुकेशनल टेक्नोलॉजी एक बहुत ही अच्छा एरिया है जिसमें कि
शैक्षिक अनुसंधान यानी कि एजुकेशनल रिसर्च की जा सकती है। तो अभी जो मैंने आपके साथ बात की है उसमें बेसिकली एजुकेशनल एरियाज़ पे बात की है कि कहाँ कहाँ पे एजुकेशनल रिसर्च की जा सकती है, यानी कि एरिया ऑफ एजुकेशनल रिसर्च, जिसमें कि महत्वपूर्ण बिंदु को मैं बिल्कुल शॉर्ट में बता देती हूँ। एजुकेशनल फ़िलॉसफी यानी कि शिक्षा दर्शन, एजुकेशनल सोशियोलॉजी यानी कि शैक्षिक समाजशास्त्र, इसके बाद एजुकेशनल साइकोलॉजी यानी कि शिक्षा मनोविज्ञान, इसके बाद हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन यानी कि शिक्षा का इतिहास, इसके बाद एजुकेशनल प्रॉब्लम यानी कि शैक्षिक समस्याएं, इसके बाद कॉम्परेटिव एजुकेशन यानी कि तुलनात्मक शिक्षा, इसके बाद एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि शैक्षिक प्रशासन, इसके बाद टीचिंग मेथड यानी कि शिक्षण विधियाँ, और इसके बाद सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एजुकेशनल टेक्नोलॉजी यानी कि शिक्षा तकनीकी, जिसमें कि हम लोग रिसर्च कर सकते हैं। एंड ये सभी एरिया ऑफ रिसर्च एजुकेशन होते हैं। इसमें आपको किसी भी तरह की कोई समस्या हो, कोई प्रॉब्लम्स हो, तो आप बेझिझक अपने सवाल मुझसे कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।